Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आपदा प्रबंधन पर हमारी इस खास बातचीत की श्रृंखला में आज हम एक ऐसी आपदा की गहराई में उतरेंगे जो हेडलाइंस में तो कम रहती है, लेकिन चुपचाप लाखों जिंदगियों को तबाह कर देती है। सूखा। और ये एक ऐसी आपदा है जिसे हम अक्सर गलत समझते हैं। ये बाढ़ या भूकंप की तरह नहीं है जो एक दिन में आकर सब कुछ बदल दे। हाँ, मतलब वो अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है, सब कुछ सोख लेती है, और जब तक हमें इसकी गंभीरता का एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और इसी की काट के लिए आज हम एक उम्मीद की कहानी से शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र का एक गांव था, रालेगण सिद्धि। एक जमाने में इतना सूखा और गरीब कि लोग जीने के लिए गांव छोड़कर जा रहे थे। आज वही गांव समृद्धि का एक मॉडल है। तो सवाल ये है कि चमत्कार हुआ कैसे? एक गांव ने सूखे जैसे राक्षस को कैसे हराया? इस कैसे का जवाब समझने के लिए हमें पहले उस राक्षस को यानी सूखे की प्रकृति को समझना होगा। रालेगण सिद्धि की कहानी तो समाधान है, पर पहले समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। और अगर आपको आपदा प्रबंधन पर हमारी ये कोशिश उपयोगी लग रही है तो YouTube सदस्य के रूप में शामिल होने पर जरूर विचार करें। आपकी सदस्यता हमें इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से काम करने की प्रेरणा देती है। और हमारे मौजूदा सदस्यों का दिल से धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम सब मिलकर इन जटिल विषयों को आसान बना पा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, आपने कहा कि सूखा बाढ़ या भूकंप जैसा नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या चीज इसे इतना अलग बनाती है? इसका सबसे बड़ा फर्क यह है कि सूखे को एक धीमी गति से आने वाली आपदा या स्लो ऑनसेट डिजास्टर कहते हैं। स्लो ऑनसेट? हाँ, आप बाढ़ के लिए कह सकती हैं कि वो मंगलवार सुबह 10 बजे आई। आप भूकंप का सटीक समय बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सूखा किस दिन और किस घड़ी शुरू हुआ। ये एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। मतलब ये धीरे धीरे पैर पसारता है। बिल्कुल। ये मूल रूप से पानी की प्राकृतिक आपूर्ति और उस पर हमारी मांग, हमारी जरूरतें, हमारी जरूरतें, इनके बीच एक असंतुलन का खेल है। जब हमारी मांग प्रकृति की देने की क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो एक नकारात्मक संतुलन बनता है, और यही नकारात्मक संतुलन जब महीनों या सालों तक बना रहता है तो हम उसे सूखा कहते हैं। यहाँ एक बात मेरे दिमाग में अटक रही है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि धरती का लगभग 80% हिस्सा पानी से ढका है। जब इतना पानी है तो फिर ये असंतुलन पैदा ही क्यों होता है? पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और यहीं पर पूरी समस्या की जड़ छिपी है। वो 80% का आंकड़ा सही है, लेकिन उसमें से 99% पानी खारा है, समुद्रों में। अच्छा। हमारे पीने, खेती या उद्योगों के लायक ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर पूरी धरती पर मौजूद पानी का सिर्फ 1% है। 1 मिनट, सिर्फ 1%? ये तो चौंकाने वाली बात है। हम सब बस उस 1% पर ही निर्भर है। रुकिए, कहानी और भी जटिल है। अब उस 1% ताजे पानी को आप 100 मान लीजिए। ठीक है। तो उसमें से भी लगभग 75.2% तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, हमारी पहुंच से बाहर। अच्छा, मतलब जो 1% पानी हमारे काम का है उसका भी 3/4 हिस्सा तो बर्फ में जमा है। हाँ, और बाकी बचे हुए हिस्से में से भी करीब 22.6% इतना ज्यादा भूजल के रूप में है कि उसे निकालना बेहद मुश्किल और महंगा है। तो असल में हमारी पहुंच में तो बहुत ही छोटा हिस्सा है। बिल्कुल। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि धरती और पानी नहीं बनाने वाली, जो है उसी को सहेजना होगा। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। और इसी से जुड़ा एक और पैराडॉक्स मेरे दिमाग में आ रहा है, चेरापूंजी का उदाहरण। चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह, तो लॉजिकली वहां तो कभी पानी की कमी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना? बिल्कुल। और यही सूखे का सबसे बड़ा विरोधाभास है। चेरापूंजी में आज पीने के पानी का गंभीर संकट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। पानी का होना और पानी का रुकना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। चेरापूंजी में बारिश इतनी तेजी से होती है कि ज्यादातर पानी जमीन पर रुकने के बजाय बहकर निकल जाता है।
उसे सहेजने का इंतजाम नहीं है, सही बात। उसे जमा करने का, सहेजने का इंतजाम नहीं है। ये दिखाता है कि पानी का प्रबंधन पानी की उपलब्धता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पानी की कमी का ये असंतुलन जब लंबे समय तक चलता है तो इसका असर हर जगह अलग अलग दिखता होगा। मेरा मतलब है खेतों पर इसका असर शायद नदियों के सूखने से पहले ही दिख जाता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी आधार पर सूखे को 4 अलग-अलग स्टेजेस या प्रकारों में समझा जाता है। अच्छा, ये एक के बाद एक सामने आते हैं। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोच सकती हैं। डोमिनो इफेक्ट, ये सुनने में दिलचस्प है, बताइए। पहला और सबसे छोटा डोमिनो है मौसमी सूखा, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है। ये सबसे सीधी सादी परिभाषा है। किसी इलाके में सामान्य से बहुत कम बारिश होना। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। तो क्या हर तरह की कम बारिश को हम सूखा मान लेंगे? मान लीजिए किसी साल मॉनसून 1 हफ्ता लेट हो गया, क्या वो भी मौसमी सूखा कहलाएगा? इसकी कोई वैज्ञानिक परिभाषा तो होगी? हाँ बिल्कुल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इसके लिए साफ मानदंड बनाए हैं। सूखे की शुरुआत तब मानी जाती है जब बारिश की कमी सामान्य से 25% से ज्यादा हो जाती है। 25% से ज्यादा? हाँ, जब यह कमी 26% से 50% के बीच हो तो उसे मध्यम सूखा, मॉडरेट ड्रॉट कहते हैं। और अगर कमी 50% से भी ज्यादा हो जाए तो स्थिति गंभीर सूखे, सीवियर ड्रॉट की हो जाती है। अच्छा, तो ये पहला डोमिनो गिरा, अब क्या होगा? जब यह पहला डोमिनो गिरता है तो ये दूसरे डोमिनो को धक्का देता है, जिसे हम जलीय सूखा कहते हैं। जलीय सूखा? हाँ, जब महीनों तक बारिश नहीं होती तो इसका असर जमीन पर दिखने लगता है। नदियां, झीलें, तालाब सूखने लगते हैं और सबसे चिंता की बात, जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जाने लगता है। और जैसे ही जमीन का पानी कम हुआ, तीसरा डोमिनो गिरेगा, जिसका सीधा असर खेती पर होगा। एकदम सही। यह है कृषि सूखा, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जब मिट्टी में इतनी नमी नहीं बचती कि फसलें जिंदा रह सकें तो उसे कृषि सूखा कहते हैं। मतलब फसलें बर्बाद? फसलें पीली पड़कर मरने लगती हैं, पैदावार घट जाती है और अगर ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाए तो ये अकाल का रूप ले सकती है, जिसमें खाने का भयानक संकट पैदा हो जाता है। मौसमी जलीय कृषि, ये एक के बाद एक बढ़ती हुई तबाही है। तो फिर आखिरी और सबसे बड़ा डोमिनो कौन सा है? वो सबसे बड़ा डोमिनो है सामाजिक आर्थिक सूखा, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। इसका क्या मतलब हुआ? जब खाने, पानी और चारे की कमी होती है तो इसका असर पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। गांव में मजदूरों को काम मिलना बंद हो जाता है। और लोग शायद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते होंगे? बिल्कुल। लोग अपने मवेशियों और घरों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सूखे का वो चेहरा है जहां आंकड़े और परिभाषाएं खत्म होती हैं और इंसानी त्रासदी शुरू होती है। ये तस्वीर वाकई डरावनी है। जब यह आखिरी डोमिनो गिरता है तो इसकी सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? कौन है वो लोग जो इस आपदा के सामने सबसे पहले घुटने टेक देते हैं? इसका असर यूं तो सब पर पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। सबसे पहले आते हैं पशुपालक, जिनकी पूरी जमा पूंजी उनके जानवर होते हैं। जब चारा और पानी खत्म होता है तो उनकी आंखों के सामने उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। और किसान? किसानों में भी भूमिहीन मजदूर जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और छोटे किसान जो बस गुजारे लायक उगाते हैं, वो सबसे पहले टूटते हैं। और इन सब में भी शायद महिलाएं और बच्चे। हाँ, सबसे भारी बोझ उठाती हैं महिलाएं और बच्चे, क्योंकि दूर दराज से पानी भरकर लाने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं के कंधों पर आ जाती है। जब हम छोटा किसान कहते हैं तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो परिवार है जिसकी पूरे साल की मेहनत और उम्मीदें आसमान की तरफ देखने में निकल जाती हैं। ऐसी कौन सी मानवीय गलतियां हैं या पर्यावरणीय कारण हैं जो इस जोखिम को और बढ़ा देते हैं, जो एक छोटे सूखे को बड़ी आपदा में बदल देते हैं? कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक चराई, ओवरग्रेजिंग, जिससे जमीन कठोर हो जाती है और पानी सोखने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। और जंगल का कटना भी तो एक कारण होगा। हाँ, वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन से मौसम का पूरा चक्र बिगड़ जाता है। और बेशक ग्लोबल वार्मिंग, जो तापमान बढ़ाकर जमीन की नमी को और तेजी से उड़ा रही है। मैंने सुना है कि फसलें चुनने में गलती भी एक बड़ा कारण है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कम पानी वाले इलाकों में गन्ना या चावल जैसी ज्यादा पानी की खपत वाली फसलें उगाना, ये तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। ये सब मिलकर हालात को बद से बदतर बना देते हैं। ठीक है, हमने समस्या को, इसके हर पहलू को, इसकी गंभीरता को बहुत गहराई से समझ लिया है। ये बहुत बड़ा है और सच कहूं तो थोड़ा निराशाजनक भी लगता है।
तो अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, रालेगण सिद्धि। उन्होंने इस चक्र को कैसे तोड़ा? समाधान क्या है? समाधान भी उतने ही बहुआयामी है जितनी की समस्या। सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हाँ, यानी बारिश की हर बूंद को एक खजाने की तरह सहेजना, उसे बहकर बर्बाद होने देने के बजाय तालाबों में, टैंकों में और सबसे जरूरी जमीन के अंदर भेजना। जमीन के अंदर भेजना। एक शब्द जो मैं बार बार सुनती हूँ वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। क्या इसका संबंध इसी से है? बिल्कुल। वाटरशेड प्रबंधन एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। इसमें किसी एक गांव या खेत के बजाय पूरे इलाके को एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, और इसका मुख्य जोर इसी बात पर होता है कि पानी जमीन के अंदर जाए, जिसे परकुलेशन कहते हैं। परकुलेशन मतलब पानी का रिसना। हाँ, जमीन में रिसना। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन एक स्पंज है और हम छोटे छोटे बांध बनाकर, पेड़ लगाकर और खाइयां खोदकर पानी को बह जाने देने के बजाय उसे सोखने में मदद कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत प्रभावी लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब पूरे देश में इतने सारे चेक डैम्स और तालाब बनाना, इसमें तो दशकों लग जाएंगे और बेहिसाब पैसा खर्च होगा। आपका सवाल बहुत जायज है, और यहीं पर तकनीकी समाधानों के साथ साथ सामाजिक समाधानों की भूमिका आती है, जैसे फसल आकस्मिक योजनाएं। वो क्या होती हैं? किसानों को पहले से तैयार करना कि अगर बारिश कम हो तो कौन सी वैकल्पिक फसलें हैं जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और लोगों की आजीविका का क्या, अगर खेती ही दांव पर लगी हो तो? यहीं पर हमें आजीविका के दूसरे रास्ते खोजने होंगे, ऐसी आजीविकाएं जो सूखे का सामना कर सकें। जैसे कि? जैसे बकरी पालन, क्योंकि बकरियां कम चारे में भी गुजारा कर सकती हैं, या फिर गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना और बेचना, जैसे शहद, तेंदुपत्ता या औषधीय जड़ी बूटियां। इससे लोगों की निर्भरता सिर्फ और सिर्फ अप्रत्याशित खेती पर नहीं रहती। तो अब इन सारे समाधानों की रोशनी में हमें रालेगण सिद्धि की कहानी फिर से बताइए। उन्होंने असल में वहां क्या किया? 1975 से पहले रालेगढ़ सिद्धि एक बंजर, वीरान जगह थी। पानी की कमी के कारण खेती नहीं होती थी। लोग अवैध शराब बनाने और बेचने को मजबूर थे। फिर अन्ना हजारे ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्हीं पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। उन्होंने सामुदायिक भागीदारी और श्रमदान से वाटरशेड प्रबंधन का काम शुरू किया। मतलब सबने मिलकर काम किया। को गांव से बाहर नहीं जाने देना, उसे रोककर जमीन को पिलाना है। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये वाकई हैरान करने वाला है। नतीजा एक चमत्कार जैसा था। भूजल स्तर जो 200-300 फीट नीचे जा चुका था, वो सिर्फ 30-40 फीट पर आ गया। अरे वाह! गांव के कुएं और हैंडपंप साल भर पानी देने लगे। जहां पहले मुश्किल से 80 एकड़ जमीन पर सिंचाई हो पाती थी, हाँ, वो बढ़कर 1300 एकड़ हो गई। 80 से 1300 एकड़? हाँ, ये तो अद्भुत है। मतलब एक आदमी की विजन और पूरे गांव की मेहनत ने वहां की किस्मत ही पलट दी। बिल्कुल, गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। जहां गरीबी और पलायन था, वहां समृद्धि और खुशहाली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सूखा कोई दैवी आपदा नहीं है जिसे झेला ही जाए। ये एक मेंशन गिमाक्टे मतलब मानव निर्मित समस्या है, जिसका समाधान भी इंसानी सूझबूझ और एकजुटता में ही छिपा है। एकदम सही। आज की बातचीत ने सूखे को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। ये सिर्फ बारिश की कमी नहीं, बल्कि पानी के कुप्रबंधन और हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की कमी की कहानी है। और रालेगण सिद्धि ने साबित कर दिया कि इसे बदला जा सकता है। हाँ, और आज की चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। रालेगढ़ सिद्धि जैसे सफल मॉडल को भारत के दूसरे सूखा प्रवण क्षेत्रों में दोहराने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्या ये केवल तकनीक और धन का मामला है, या फिर इसके लिए अन्ना हजारे जैसे सामुदायिक नेतृत्व और सामाजिक एकजुटता की ज्यादा जरूरत है, जिसे बनाना शायद चेक डैम बनाने से भी ज्यादा मुश्किल है? शायद। इस पर जरूर सोचिएगा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सदस्यों को उनके समर्थन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.